एक वरिष्ठ वकील है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो 2020 का जो प्रोजेक्शन आया है, इसमें इकोनॉमी की बात की गई है, उसमें बांग्लादेश पहले नंबर पर है 3.8% के साथ, और भारत जो है सबसे लास्ट के नंबर पर है -10.3 पर। म्यांमार, चाइना, वियतनाम, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोरिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस सबसे पीछे हिंदुस्तान। कहा जा रहा है पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, यहाँ से एशिया में सबसे पीछे हम लोग हो गए हैं इकोनॉमी के मामले में। जो 2020 का प्रोजेक्शन है, कहा जा रहा है कि भाई इसके पीछे कोरोना जिम्मेदार है। कोरोना तो चाइना में भी है, कोरोना पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी, बाकी देशों में भी है। वहां की इकोनॉमी की स्थिति आज भी जो है अच्छी स्थिति में है, हमारे यहाँ पर हालत इतनी खराब क्यों हुई? क्योंकि भारत विश्व गुरु बन चुका है। हाँ। इसलिए भारत की स्थिति इतनी खराब हुई है, क्योंकि विश्व गुरु बन चुका। और विश्व गुरु बनने के बाद में सबसे पीछे रहना तो जरूरी है, ताकि लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। व्यक्ति होता ना, जो गुरु होता है वो बाकी लोगों को आगे बढ़ाता है, इसलिए पीछे रहना जरूरी है। देखिए, इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह एंड कंपनी, ये जितने हैं, यही लोग इसके जिम्मेदार हैं। और जो इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, इन आंकड़ों को देखने के बाद उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। जिन लोगों ने इस देश का जानबूझकर बेड़ा गर्क कर दिया, और वो प्रमाण अब सामने आ रहे हैं। अभी पीछे ही 3 महीने का जो आया, उसमें आया कि हमारी जो इकोनॉमी है वो -23.9 यानी कि -24 में थी, और अब जो आ रहा है, जो प्रोजेक्शन आ रहा है इसका, वो -10.9 के लगभग आ रहा है, यानी 11% के लगभग आ रहा है। सीधा सीधा वो माइनस में है। हम बहुत अपने आप को वो करते हैं कि दुनिया में हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़ा ढोल पीटा जा रहा है, और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। पर जो सच्चाई है वो ये आंकड़े बताते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना बांग्लादेश में भी है, कोरोना पाकिस्तान में भी है, कोरोना मलेशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है, कोरोना चाइना में भी है, सब जगह कोरोना है। बावजूद उसके वो हमसे ऊपर हैं। वहां अगर नहीं है तो क्या नहीं है? वहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की जो साजिश होती है, कम से कम वो नहीं है। ये मैं बड़े आराम से नहीं चल रही है, नहीं, निश्चित रूप से इसीलिए इकोनॉमी नहीं चल रही है। अगर इस देश में जाति और धर्म के आधार पर सरकार जितना दिमाग सिर्फ इस बात में लगाती है कि लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटा जाए, अगर इसका आधा भी दिमाग सिर्फ इस बात में लगाए कि इन सारी चीजों को छोड़ के देश की इकोनॉमी कैसे सुधरे, देश में लोगों को रोजगार कैसे मिले, देश में लोगों का भाईचारा कैसे बने, देश में लोग भुखमरी से बाहर कैसे आए, और देश के हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिले, वो खाना खाकर सो सके, तो मैं समझता हूं देश की इकोनॉमी ही नहीं बढ़ेगी, देश वाकई में विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ जाएगा। आप एक बात और बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई जो हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर आप जो भेदभाव की बात कर रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोरोना से निपटने में क्यों सरकार फेल हो जा रही है? उसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम कौन रोक रहा है? उसमें सरकार उसमें तो कर सकती है ना। यहाँ पर भी जो है भारत में जो है पर मिलियन डेथ 95 है, यहाँ पर भी सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे फिसड्डी बना हुआ है। मोदी जी ने जो है दिए जलवाए, टॉर्च जलवाए, कुछ काम नहीं आ रहा है। नहीं, तो ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने दिए जलाए, हाँ। मोदी जी के कहने पर जिन्होंने दिए जलाए, जिन्होंने टल्ली बजाई, घंटी बजाई, थाली बजाई, उन्हें भी सोचना चाहिए ना कि किस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री होके तुम्हें कैसा मूर्ख बनाया। वही व्यक्ति था ना जो ये कहता था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और ये कोरोना हमें 21 दिन में समाप्त कर देना है। तो 21 दिन चलेगा और उसके बाद क्या हालत हुई है अब सबके सामने है। और ये उसी स्थिति में है जबकि जो टेस्ट किए जा रहे हैं, वो टेस्ट में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, लगभग 60% उसके जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, झूठे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। मैं इसका उदाहरण आपको इस तरह से बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी। मैं ILBS यानी जो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस, उसमें मैं गया, दिखाने गया मैं किसी को। उस इंस्टीट्यूट में आप जब जाते हैं, वहां पर पहले तो मरीजों का ही टेस्ट होता था कोरोना का, और वही होता था रैपिड एंटीजन टेस्ट। अब उसमें कोई भी जाता है, मरीज के साथ में भी कोई जाएगा, सबका टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद ही आगे जो है वो डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। अब वहां का तमाशा देखिए आप, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, आज गए आप कराने, आज आपका करा लिया, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है आ गया, मैक्सिमम नेगेटिव आ रहे हैं, मैक्सिमम। आगे क्या होता है, 2 दिन बाद आप जाएंगे तो फिर कराना पड़ेगा आपको।
फिर वही स्थिति। तो आप उनसे ये पूछो, अबे काहे को पागल बना रहे हो? जब इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे आंकड़े आ रहे हैं, ये जो टेस्ट के आंकड़े आ रहे हैं, ये 2 दिन के लिए भी बेकार है, 2 दिन के बाद ही इनका कोई यूज नहीं है, तो इस टेस्ट का मतलब क्या है? यानी कि आज आदमी आपके यहां से करा के गया नेगेटिव, जबकि 60% उसमें गड़बड़ी आता है, और 2 दिन बाद उसे फिर वो पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन आंकड़ों का मतलब क्या रहा? इसका मतलब यह है कि सरकार लोगों की आंख में धूल झोंक रही है, लोगों को मूर्ख बना रही है। और सबसे बड़ी बात यह, देखिए, देश में अगर सरकार करना चाहे तो सरकार सब कुछ कर सकती है। मैं किसी हालत में यह नहीं मान सकता हूं कि सरकार चाहे और सरकार ना कर सके। सरकार ईमानदारी से कुछ भी चाहेगी, जो चाहेगी कर सकेगी, सरकार के हाथ में सब कुछ है। लेकिन वर्तमान भारत सरकार, मोदी द्वारा चलाई जाने वाली जो सरकार है, उसने सोच रखा है कि देश के लोगों को जितना तबाह किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, आर्थिक रूप से जितना कमजोर किया जा सकता है, शैक्षणिक रूप से जितना कमजोर किया जा सकता है, चिकित्सकीय रूप से जितना कमजोर किया जा सकता है, उतना कमजोर उन्हें करना है। क्योंकि अधिकतर लोग, जब पब्लिक कमजोर होगी, तभी वो हिंदू राष्ट्र का जो सपना देख रहे हैं वो तभी साकार होगा। मैं हिंदू मुस्लिम की बात जो कर रहा हूं, मैं धर्म के और जाति के आधार पर जो बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल सच है। अभी आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहार चुनाव में कहा लव जिहाद, मध्य प्रदेश में अब वो लव जिहाद के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, वही कर्नाटक में चल रहा है। ये क्या है? ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति नहीं है। अबे बेशर्मो, तुम धर्म की, ये लव जिहाद की जो बात कर रहे हो, इस लव जिहाद को भाड़ में जाने दो। पहला तो तुमने जो अपनी अपनी लड़कियों की शादी करके, बड़े बड़े नेता जो है, यूपी में भी एक नेता जो है, उसकी बेटी की शादी हुई, वो मुस्लिम व्यक्ति से क्यों करी? बड़ी ढोल धमाके के साथ सब कुछ किया, और सारे नेता बीजेपी के शामिल हुए, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो या कितने भी ये लोग हैं। इसके अलावा ये लव जिहाद या कुछ भी है, लव जीवन का एक अभिन्न अंग है, और वो व्यक्तिगत मसला है। कानून, भारत का संविधान अनुच्छेद 21 हमें इस बात की इजाजत देता है, अनुच्छेद 19 हमें इस बात की इजाजत देता है। दूसरी बात, इसको ना करके तुम ये देखो कि लोगों की स्थिति क्या है। सरकार को उस पर ध्यान लगाना चाहिए। ये जो पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा किया है, कहां इसे ले जाओगे? अपनी छाती पे धर के ले जाओगे जब मर जाओगे? इसे क्या करोगे? इसका लोगों के हित के लिए क्यों नहीं इसे इस्तेमाल करते हो? इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी डूब रही है, कोरोना को संभाल नहीं पा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आपने देखा पीएमसी का मामला सामने आया, पीएमसी के जो खाता धारक है, अब तक जो है उनका कोई समाधान नहीं निकल के आ रहा है। उसके बाद यस बैंक का मामला सामने आया, अब लक्ष्मी विलास बैंक है, और अगला बैंक कौन? देखिए, अगला कोई भी हो सकता है। एक पता नहीं कि कोई नंदा बैंक करके, नंदा कोऑपरेटिव बैंक करके कुछ उसकी बात हो रही है, सुनने में आ रहा है। एक्चुअल में क्या है, कोई, देखिए, कोई भी हो सकता। आपको मैं बताता हूं अरुण जी, आप ये चीज देखें कि इस सरकार ने जिस तरह से बैंकों का बेड़ा गर्क किया है, और जिस तरह से उसके लिए इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से जो है बेईमानी को पूरा, जो मतलब एक कानूनी जामा पहना दिया है, वो ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। इन्होंने जो 50 करोड़ तक के मुकदमे हैं, वो 50 करोड़ तक के मुकदमे में कहीं कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, कोई एफआईआर ना हो, कुछ ना हो, उसका इंतजाम कर लिया। एक कमेटी बना दी जिसमें सीबीआई भी है, जिसमें सीबीसी भी है, जिसमें बैंक के लोग भी हैं, सरकार के लोग भी हैं, वो बना के वो खत्म कर दिया, कोई कंप्लेंट ही नहीं होगी। ये एक तो वो कर दिया। दूसरा, जब इन्होंने इस कोरोना संकट के दौरान 20 लाख करोड़ का झुंझुना जो पकड़ाया था ना देश की जनता को, उस दौरान वित्त मंत्री ने, आपको ध्यान होगा, उसी दौरान मई के महीने में वित्त मंत्री ने बैंक के कर्मचारियों के साथ में, बैंक के अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग की बैंकों के, और उसमें यह कहा कि तुम्हें जिसको लोन देना है, जैसे लोन देना है दो, और अगर लोन वापस नहीं होता है या कोई गड़बड़ी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो किसी भी बैंक के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो लगातार लाखों करोड़ रुपए का घोटाला होता चला आ रहा था, आपने उस पर तो मोहर लगाई दी, उससे कह दिया उसमें कुछ नहीं होगा, और आगे भी तुम घोटाला करो, खूब मजे से करो, तो बैंक के अधिकारी कर्मचारी मिलके, बैंक के डायरेक्टर मिलके, साथ में सरकार मिल गई साथ में, और जो घोटाले करने वाले वो मिलकर लूट लो बैंक को, और वही सब कुछ हुआ है। इसीलिए एक के बाद एक बैंकों का दिवाला निकलता चला जा रहा है। लेकिन उसमें सफर कौन कर रहा है? उसमें जो सफर करने वाला है, जो सबसे बड़ी दिक्कत जिसको हो रही है, वो है बैंक के खाता धारक, जिनका अपना पैसा होते हुए भी कभी लिमिट लगा दी जाती है, आप 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते महीने में, आप 20,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा सुरक्षित है। नहीं, पैसा सुरक्षित कहां से? पैसा सुरक्षित है। बैंक में अगर घोटाला हो जाता है या बैंक अगर बर्बाद हो जाता है, तो चाहे आपका कितना ही पैसा हो,
मात्र 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, उसी के लिए जवाबदेही है बैंक की, इससे ज्यादा नहीं। यानी मेरा अगर उसमें 20 लाख रुपया पड़ा है, या किसी का जो उसमें 50 लाख पड़ा है, किसी का 10 करोड़ पड़ा है, 2 करोड़ पड़ा, वो सब तो गया खत्म। 1 लाख देना तो कोई भी बैंक घोटाला कर लेगा। यही बैंक जिसकी आप बात कर रहे हैं, लक्ष्मी विलास बैंक, जिसका घोटाला हुआ है, जिसका जो दिवाला निकल गया है और रिजर्व बैंक ने जो ले लिया है, और इसको जो एक सिंगापुर का बैंक है जिसने जो इसको अब टेक ओवर कर लिया, जो अपने हाथ में ले रहा है इसको, अब आप स्थिति देखिए कि 2014 में मात्र 460 करोड़ के लगभग उसका एनपीए था। आज उसका एनपीए क्या है? 1 लाख करोड़ से ऊपर है उसका एनपीए पहुंच गया। तो क्या स्थिति है? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? 2014 से चौकीदारी तो जिम्मेदार है इसके लिए, चौकीदार की सरकार है। प्राइवेट बैंक है। किसका प्राइवेट बैंक? प्राइवेट बैंक का मतलब यह है कि किसी को लूटने दोगे? वो 2014 से पहले तो नहीं उसमें ऐसी स्थिति थी, वो अब का नहीं है, वो 99 साल में पुराना बैंक है और लगातार उसकी स्थिति बहुत अच्छी रही है। इन्हीं 6 साल में कैसे उसका दिवाला निकल गया? पूछो ना किस किस को लोन दिया गया, किसके कहने पर लोन दिया गया? सरकार के कहने पर किन किन जो बड़े बिजनेसमैन है उनको लोन दिया गया, और जब उन्होंने अपना लोन नहीं लौटाया और मना कर दिया कि हम नहीं लौटाएंगे, उसके बाद उसका दिवाला निकला है। सरकार दावा करती है, लोग बीजेपी के लोग कहते हैं 70 साल में जो है कुछ नहीं हुआ, तो अब ये जो पिछले 5-6 साल में जो हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, 70 साल में इतनी बेईमानी कभी नहीं हुई, ये सच। 70 साल में इतनी बेईमानी कभी नहीं हुई, और 70 साल में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। 70 साल में देश की स्थिति इतनी बदतर कभी नहीं हुई। 70 साल में खुद प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड बना के एक तरह से रिश्वत ली है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये 70 साल में ही, ये अभी हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 70 साल में ही देश में जबरदस्त बेरोजगारी है। 35 करोड़ के लगभग लोग इस देश में इस समय बेरोजगार बैठे हैं। ऐसा 70 साल में कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है, जिसकी वो दुहाई देते हैं। तो ये जो भी कुछ हो रहा है इस देश में, जिस तरह से घृणा फैली है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो नफरत फैली है, वो ऐसी कभी नहीं हुई। 70 साल में ये हुआ है। 70 साल में जो पीछे से रहा, लगातार जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, वो बढ़ती चली गई, बनती चली गई, पब्लिक को रोजगार मिलता चला गया। लेकिन अभी हुआ है ये सब कुछ इन पिछले 6 सालों में कि वो पब्लिक सेक्टर की यूनिट पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। और अगर जो कुछ है भी जो फायदे में चल रही हैं, चाहे जैसे कॉनकोर हो, चाहे बीपीसीएल वगैरह हो, इन सब को भी लगातार अब नरेंद्र मोदी जी अपने यार जिनकी चौखट को वो चूमते हैं, उनकी झोली में डाल रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। ऐसा 70 साल में कभी नहीं हुआ। ऐसा 70 साल में कभी नहीं हुआ कि एक पूंजीपति, एक बिजनेसमैन प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर और उसे ले जा रहा हो। ऐसा 70 साल में कभी नहीं हुआ। ये अभी हुआ है, मोदी जी के काल में हुआ है। देश का बेड़ा गर्क मोदी जी के काल में हुआ। और ऐसा भी 70 साल में कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने लिए 10,000 करोड़ का जहाज मंगाए, लेकिन जनता के लिए कुछ ना करे। इससे पहले प्रधानमंत्रियों ने कभी ऐसा नहीं किया कि अपनी मौज मस्ती के लिए 10,000 करोड़ का जहाज मंगाया जाए, चाहे देश भाड़ में जाओ। और 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चाइना वहां बैठ के धमका रहा हमारे 20 सैनिकों की, जो उन्हें शहीद हो गए हमारे 20 सैनिक, और प्रधानमंत्री कह के भी कि इसका बदला लिया जाएगा। कुछ नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री भी। 70 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि चाइना ने इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया आजाद कश्मीर में से होते हुए। बेशक आजाद कश्मीर था, लेकिन चाइना की या किसी की हिम्मत नहीं जो उसमें से वो कर ले, लेकिन अब हो गया और प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ कि चीन का नाम लेने से प्रधानमंत्री की टांगें कांपती हैं। चीन का नाम नहीं लिया अब तक। ये 70 साल में ये हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के काल में। 70 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। और 70 साल में ऐसा अभी हुआ है कि देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आज की तारीख में पिछले 8 महीने से कोई किसी हॉस्पिटल में आप जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में इतनी बुरी हालत हो गई है कि कुछ भी आपको वहां पे डॉक्टर्स की उपलब्धि जो है वो सब कोरोना के चक्कर में है। सारे के सारे उनकी मजबूरी है, क्या किया जाए। ओपीडी बंद है हॉस्पिटल्स की, एम्स की ओपीडी बंद है। ये 70 साल में तब नहीं हुआ था, अभी हुआ है। और माननीय चौकीदार महोदय के समय में ही हुआ है ये सब कुछ। उनके बड़े बड़े जो कि 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना कहां है जरा दिखाओ से। 56 साल में ही हुआ है कि ये इसी उसमें 70 साल में मोदी जी के काल में हुआ कि कह रहे हैं एक की जगह 10 सिर लाएंगे, लेकिन अभी तक आधा सिर भी लेके काट के नहीं लिए। ये 70 साल में ये हुआ है कहानी जो है। तो 70 साल में
जो पीछे हुआ था वो इतना तो था कि देश जी रहा था ढंग से, लोग सांस ले रहे थे, खा पी रहे थे, कम से कम जी रहे थे। और इन बाद में ये जो अभी 6 साल है, इन 70 साल में से इनमें लोगों का सांस लेना, खाना पीना, जीना, बोलना तक जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया। और 70 साल में ये पहली बार हुआ है कि मीडिया को पूरी तरह से खत्म करके गुलाम बना दिया गया, उसको गोदी मीडिया बना दिया गया, और मीडिया जो है प्रधानमंत्री के और बीजेपी के तलवे चाट रहा है। ये 70 साल में पहली बार हुआ।